समय की पर्ची आ गई है, लेकिन मैं आरक्षण का इतिहास इसलिए बताया कि आरक्षण खत्म करना है तो जो 4000 पहले आपने इन समार भंगी बसोड़ धोबी तेली नाई बनाया, क्योंकि 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ वहाँ पर आरक्षण का आधार तय किया गया था। वो आरक्षण का आधार था कि जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, ये जब तक समानता में नहीं आ जाता तब तक देश में से आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए था और राजनीतिक आरक्षण अनुच्छेद 340 के तहत जो दिया था कि राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए है, वो ऐसा कि यदि मान लो ये समाज जो है अपने देश का मतलब अपने लोगों का, जो अपने लोग हैं जिस समाज का है, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो या ओबीसी का हो, इसको जैसे बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार दिया था ना, इसी तरह उन्होंने गांधी ने छीना। तो यह जो मतलब राजनीतिक आरक्षण था ये 10 साल के लिए था कि जाकर के अब तुम जाकर के संसद में अपने समाज के लोगों की लड़ाई लड़ना। अगर तुम्हें समाज पसंद करेगी तो 5 साल के लिए, फिर तुम्हें टिकट देगा तो 10 साल के लिए था। और 10 साल के बाद अगर तुम सही काम करते हो तो तुम्हें मौका दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हारा छोटा भाई जाएगा और वो तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। आज राजनीतिक आरक्षण को हमारे जो लोग हैं, बीडी तिवारी जो ब्राह्मण जाति से है, उसने 10 साल का जो आरक्षण है वो प्रतिनिधित्व में जोड़ दिया, यानी सामाजिक आरक्षण में जोड़ दिया। और इस तरह से आज हमारे लोग डर गए कि ये कांग्रेस और बीजेपी की बदौलत आज हमारा आरक्षण जिंदा है। पहले संविधान को पढ़ तो लो, हमारे घरों में रामायण मिलेगी, गीता मिलेगी, महाभारत मिलेगी, वेद मिलेगा, पुराण मिलेगा, ब्रह्मोत्तर पुराण मिलेगा, वायु पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, सब पुराण मिलेंगे। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो संविधान। मैं यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछना चाहती हूँ, अपने अपने हाथ ऊपर करके बोलो कि किस किस के घर में संविधान है। 10% भी नहीं है। 10% लोगों के घरों में संविधान नहीं है, जो हमें गुलामी से आज़ादी की तरफ लेकर के आया। और हमारे पास गुलामी में जाने के लिए बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। रामायण मिलेगी, गीता मिलेगा, वेद मिलेगा, पुराण मिलेगा, सब मिलेगा। इसीलिए मैंने लिखा, एक मेरे समाज के लिए लिखा, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ। मैंने लिखा कि मनोकामना पूरी होगी ऐसा कहते जनता को, और घंटी बजा बजा के ठगते रहते जनता को। 22 वेद पुराण भारत में कहां से आए, क्या ऊपर से आसमान ने टपकाए? नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका रूस जापान में। समझने वाली बात है। नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका रूस जापान में, और वेद पुराण टपके भारत में तो एंटीना वालों के मकान में। उसका ऊपर से कांटेक्ट है कि वेद पुराण टपके भारत में तो एंटीना वालों के मकान में, कि वीरों के वीर हनुमान यहाँ फिर स्वर्ण पदक के लाले क्यों, और धन की देवी लक्ष्मी यहाँ फिर भूखी नंगी जनता क्यों, और ज्ञान की देवी सरस्वती यहाँ फिर अनपढ़ जाहिल जनता क्यों। इन मनुवादियों ने देश के मूल निवासियों को भरमाया है। अब तो समझ जाओ कि हमारी अक्ल पर पड़ गया ताला है। इन पत्थरों की मूर्तों से सर टकराते टकराते मर जाओगे, पर है मेरे मूल निवासी भाइयों, कभी समस्याओं से निजात नहीं पाओगे। इसलिए बुद्धि की शरण में आओ, देखो समाज को पढ़ो, नजदीक जाओ, दूर से मत पढ़ो कि हम टीवी पे देख रहे हैं। हाँ, जाओ ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ। इसी समाज की बदौलत हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। तुम्हारी योग्यता की वजह से नहीं मिला कि तुमने एमएससी कर लिया, बीएससी कर लिया, एमए कर लिया, बीए कर लिया। जब जाति आधारित की सूची बनी, अनुसूचित जाति कोई जाति नहीं है, एक अनुक्रमांकिका है। सूचीबद्ध किया गया था 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इन मनुवादियों ने अनुसूचीबद्ध लोगों को अनुसूचित जाति का कह दिया, और आज हमारे पढ़े लिखे बच्चों को जाति प्रमाण पत्र देने का काम करते हैं। क्या लिखा है? जाति प्रमाण पत्र। यहाँ पर हाई कोर्ट के जज साहब बैठे, क्या वो भारत में जो जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं, क्या वो संवैधानिक है? नहीं है। बाबा साहब ने जाति का उल्लेख संविधान में नहीं है, धर्म का उल्लेख नहीं है। बाबा साहब ने सिर्फ वर्ग का उल्लेख किया। इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारे लोगों को जाति प्रमाण पत्र देने का काम किया। प्रमाणित किया जाता है कि फला फला बल्द फलाना ये इस जाति से है और इसका धर्म हिंदू है, जबकि जाति का उल्लेख नहीं है। अगर लिखना है तो वर्ग लिखना चाहिए, क्योंकि जातियां 1075 को चिन्हित सूचीबद्ध किया गया था। एससी वर्ग का चमार, भंगी, बसोर,
धोबी, तेली, मतलब धोबी, बसों, हम सब एक ही तो हैं। लेकिन जाति का उल्लेख कर करके आज हम 6,500 जो जातियों के लोग हैं, आज एक एक जाति के 4-4 हजार संगठन बने, 70,000 संगठन देश में बने हैं। लेकिन 70,000 संगठन देश को जागृत करने का काम नहीं करते, बल्कि बाबा साहब और महात्मा फूले की फोटो लगा करके पंडित जवाहरलाल रोजगार योजनाएं चलाने का काम कर रहे हैं। समाज को जागृत करने का काम, बेसिक जानकारी नहीं है, इतिहास की जानकारी नहीं है, लेकिन बेस है, कैडर नहीं है। कैडर विहीन समाज कभी आंदोलन नहीं करता। कैडर विहीन समाज कभी आंदोलन नहीं करता। जब उसको अपने दुश्मन की पहचान नहीं है तो मारे किसको? हाथ पे पट्टी बांध के बंदूक चला रहा है, पता चला हमारी भाई मारा जा रहा है। तो साथियों, समय मैंने बहुत सारा लिया है, बहुत बोलना मेरे को बहुत कुछ है। आखिरी में एक ही बात कहूंगी कि मेरी जिंदगी का जो मकसद है, एक जंगल में आग लगी थी, एक जंगल में आग लगी थी। हाथी बहुत से खड़े खड़े देख रहे थे कि इस जंगल की आग में बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु जल जल के मर रहे हैं। हाथी खड़े देख रहे थे। एक चिड़िया थी, वो बेचैन होकर के इधर उधर घूम रही थी और अपनी छोटी सी चोंच में से पानी ला करके उस जंगल की आग पर डालने का काम कर रही थी। जब जंगल की आग पर डालने का काम कर रही थी तो जो उसके बड़े भाई हाथी लोग थे वो बड़े हंस रहे थे, कह रहे थे क्यों रे, तेरी इस छोटी सी चोंच की आग से इस जंगल की आग बुझ जाएगी क्या? तो चिड़िया बोलती है, मेरे भैया, जंगल की आग बुझेगी या नहीं बुझेगी मैं नहीं जानती, पर मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में जरूर शामिल किया जाएगा। साथियों, मेरा जीवन का उद्देश्य ये है और आपके लिए मैं आखिरी संदेश देती हूँ कि एक जगह बंदरों का सम्मेलन हुआ, एक जगह बंदरों का सम्मेलन हुआ। बंदरों ने सोचा हमें भी इंसान बनने का अधिकार है, हम क्यों इनकी इतनी अत्याचार, ये मदारी हमें जब देखो हमारे पिछवाड़े पर डंडा मारता रहता, हमें बीच रोड पे नचाता रहता। हम भी लोगों को इकट्ठा करके समाज को जागृत करने का, अपने जो हमारे लोग हैं उनको जागृत करने का, बंदरों को जागृत करने का काम करते हैं। और जागृत करते करते उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया, बहुत सारे बंदरों को बुलाया, बहुत सारे बंदर आए। कुछ लोग कहते फालतू का काम है, ये सम्मेलन करने से क्या होगा, क्या हमारा भला हो जाएगा? कुछ लोग बैठे रहे, कुछ लोग सुन करके चले गए, कुछ उसका बहिष्कार करके चले गए, कुछ आए कुछ नहीं आए। कुछ समय बाद जो सम्मेलन में शामिल थे उन लोगों को उन्होंने, उस बंदरों ने देखा जो उठकर चले गए थे, उनकी पीढ़ियां थीं, वो देख रहे हैं कि वो उनकी पीढ़ी के जो उठ के चले गए थे उसके जो परिवार के बंदर बंदरियाँ थे उसको एक मदारी फिर से डमरू लेकर के लकड़ी गले में बांध करके और उस बंदर बंदरिया के पिछवाड़े पर लात पीछे से मारने का काम कर रहा था। वो बंदरिया नाचती थी, वो बंदर नाचता था और आंसू बहाने का काम करता था। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, वो रो रही थी और वो बुदबुदा भी रहे थे, वो और रो के बुदबुदा रहे थे और कुछ कुछ बोल रहे थे। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, वो बंदर बंदरिया ऐसा लग रहा था कि वो किसी को गाली दे रहे थे। वो किसको गाली दे रहे थे? मेरा सवाल है आप लोगों के बीच में, किसको गाली दे रहे थे? हाँ, अपने पूर्वजों को। कि उस दिन जो सम्मेलन हो रहा था, अगर उस सम्मेलन में हम सहभागी हो जाते तो आज हम बंदर बंदरिया बन के नाचते नहीं, बल्कि हम भी इंसानों की श्रेणी में होते। मेरे साथियों, ये आंदोलन है, ये समाज को जागृत करने का आंदोलन है। इस आंदोलन से जुड़े और अपने समाज को, जो सामाजिक आंदोलन, जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ में उठ करके खड़े हो जाइए। ऐसी में आपसे मेरी गुजारिश है। मैंने अनुशासनहीनता भंग करी है, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, आयोजकों से भी क्षमा चाहती हूँ कि मैं जब तक मेरी बात पूरी नहीं होती, मैंने साहब से 3 घंटा मांगा था, सर ने मुझे आधा घंटा दिया, पर मैं आगे से जब भी मुझे बुलाया जाए तो कम से कम मुझे 3 घंटे बोलने के लिए, मेरे समाज को जागृत करने के लिए दी जाए। ऐसी मैं यहाँ से विनती करती हूँ। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, समझा। और हाई कोर्ट के जज साहब को ईवीएम के विषय में मैं बताना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट का डिसीजन 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, वो आदेश होता है कि ईवीएम विदाउट पेपर ट्रेल चुनाव ना करवाए जाएं। 2014 में जो भारत निर्वाचन आयोग है उसने नाजायज तरीके से चुनाव करके नाजायज सरकार केंद्र में बिठाई। अगर चुनाव नाजायज है तो प्रधानमंत्री जायज कैसे हो सकता है? वो भी नाजायज है। अगर वो नाजायज है तो ये सरकार नाजायज है, और ये नाजायज लोग आज हमारे समाज को अधिकार वंचित करने का काम कर रहे हैं।
मैं इसकी फोटो कॉपी करा के अपने जज साहब को दूंगी ताकि इसके ऊपर कार्रवाई करे। बाल सुब्रमण्यम स्वामी, प्रकाश करात, अटल बिहारी वाजपेयी और बहुत सारे 10-12 नेताओं ने मतलब हाई कोर्ट में यानी अपील करी थी 2009 में, 2011 में, 2013 को डिसीजन आया, फिर भी इन्होंने नाजायज़ तरीके से 2014 को चुनाव लड़वाया और नाजायज़ सरकार पूरे देश में बनाई। ऐसी नाजायज़ सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम हमारा और आपका है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।